कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के बायोमैकेनिक्स के लेक्चर में आज हम जॉइंट की स्टेबिलिटी के बारे में बताएं। कहता है जो आर्टिकुलेशन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो एक एबिलिटी होती है जो कि डिसलोकेशन को रेजिस्ट करती है। ठीक है, जो कि हमारी वन बोन जो होती है उस बोन को दूसरी से उसको डिस्प्लेस होने से रेजिस्ट करती है। और ये हमारी जो लिगामेंट्स, मसल्स, टेंडन्स जो कि जॉइंट को सराउंड करते हैं उनकी इंजरी से प्रिवेंट करती है। सबसे पहले अब शेप ऑफ आर्टिकुलर बॉन्ड सरफेस के बारे में कहते हैं कि जो हमारे मैकेनिकल जॉइंट्स में हमारे जो आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं वो एग्जैक्ट अपोजिट इन शेप होते हैं, जैसे कि वो फिट होते हैं टुगेदर। मनबाजी में देखा जाए तो जो आर्टिकुलर एंड्स होते हैं बोन्स के यूजुअली शेप्ड मेटिंग वे कॉन्वेक्स होंगे और कॉन्केव सरफेसेस होंगे। कि अल्दो जो मोस्ट जॉइंट्स होते हैं वो रेसिप्रोकली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस जो होती है वो सरफेस की सिमेट्रिकल नहीं होती। ठीक है, जिसमें टिपिकली वन जो होती है पोजीशन जो बेस फिट होती है एरिया ऑफ कॉटेज जिसमें मैक्सिमम होता है, जिसे हम क्लोज बैक पोजीशन कहते हैं। और इस पोजीशन में हमारे जॉइंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि अगर हमारा जॉइंट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, उसकी क्लोजनिंग ज़्यादा होगी, मतलब कि मूवमेंट उसकी कम होगी, तो वो फिर उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे जैसे कि देखा जाए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे शोल्डर जॉइंट, ठीक है, वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है एज़ कम्पेयर टू एल्बो जॉइंट्स के। हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो उसमें स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि वो फ्रीली जब किसी जॉइंट की मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अलो होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो एल्बो जॉइंट है वो हमारा स्टेबल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शोल्डर जॉइंट। ठीक है, उसके अलावा लूज पोजिशन में यही है कि अगर हमारा जो शोल्डर जो है हमें ज़्यादा मूवमेंट अलो कर रहा है, ठीक है, उसमें जो पैकिंग शेकिंग है वो लूजली है, ठीक है, उनमें जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम है, तो उसे हम लूज पैक पोस्चर कहते हैं। तो ये हमारा जो शोल्डर जो है हमारा लूज पैक पोस्चर में आ जाता है। उसके बाद कहता है कि जो सब कुछ आर्टिकुलर सरफेस जो होती है ना वो हमारी बहुत क्लोज और लूज पैक पोर्शन में होते हैं, जो कि आइदर लार्ज या स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया देती हैं या वो मोर या लेस स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे कि हमारे जो एसिटेबुलर में वो एक रिलेटिवली प्रोवाइड डीप सॉकेट देता है हमारे फीमर की हेड से, जैसे कि उसमें हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया होता है दोनों बोन्स के दरमियान। इसका एक रीज़न ये है कि हिप एक स्टेबल जॉइंट है। और अगर शोल्डर में देखा जाए तो उसमें हमारा कोलोनल फोसा जो होता है उसमें वर्टिकल डायमीटर होता है, जो कि 75% जो वर्टिकल डायमीटर हमारा हेड का होता है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो 60% ऑफ होता है हमारा हेड के साइज़ का। इसकी वजह से जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है इन दोनों बोन्स का वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से शोल्डर की जो कम्प्लेक्स की जो इनस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनस्टेबल है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ लिगामेंट्स और मसल्स। लिगामेंट मसल्स और जो मसल टेंडन्स होते हैं वो हमारी स्टेबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। अगर जॉइंट पे देखा जाए, जैसे कि नी और शोल्डर को देखा जाए, जहाँ हमारे बोन कन्फर्मेशन जो है पार्टिकुलर स्टेबल नहीं है, तो टेंशन लिगामेंट और जो मसल है वो हमारी जॉइंट स्टेबिलिटी में हेल्प कैसे करते हैं कि वो हमारी आर्टिकुलर जो बोन्स हैं उनको होल्ड करके रखते हैं। अगर ये टिश्यूज़ वीक हो जाएंगे डिसयूज़ और लैक्सिन की वजह से या ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे, तो हमारी स्टेबिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग जो लिगामेंट्स और जो मसल्स होते हैं ना वो हमें इंक्रीज़ करते हैं हमारी जॉइंट स्टेबिलिटी को। जैसे कि अब बता रहे कि अगर हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे क्वाड्रिसेप मसल की और हैमस्ट्रिंग ग्रुप्स की, जिसकी वजह से हमारी नी की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा कहता है कि जो एंगल ऑफ अटैचमेंट होती है जो मोस्ट टेंडन्स और बोन्स की, जहाँ वो मसल एग्जैक्ट टेंशन करता है, तो आर्टिकुलर एंड्स जो होते हैं बोन्स के वो जॉइंट को क्रॉस करके क्लोज चली जाती है और हमारी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसमें वैसे वही बात है कि अगर हमारे मसल्स फटीग होंगे तो फिर वो हमारे लेस स्टेबल होके जाएंगे। ठीक है, इसमें अब कहता है कि अगर क्रूशियल लिगामेंट रप्चर हो जाते हैं तो उसमें हमारी फटीग मसल हो जाते हैं, उसमें टेंशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उनकी जो हमारी जो स्टेबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू में देखा जाए तो हमारा जो वाइट फाइबर टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हम फेशिया कहते हैं, और मसल सोल जो बंडल है स्पेशल फाइबर है उसको सराउंड करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन और सपोर्ट देता है। कहता है एक पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट ट्रैक्ट होता है फेशिया, जिसे हम आईटी बैंड कहते हैं, जो कि हमारे लेटरल एस्पेक्ट जो होता है नहीं कि उसको क्रॉस करके हमें उससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कहता है कि जो फेशिया जो स्किन होती है हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में, वो भी हमारी जॉइंट की इंटीग्रिटी को कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा, उसके बाद है जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी है एक टर्म है जो कि हमारे रेंज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है। कहता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है जिसमें हमारा रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट हो जब हमारा बॉडी सेगमेंट पैसिवली मूव हो। ठीक है,
और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी जब भी हमारा रेंज ऑफ मोशन जो है अचीव होगा, जब भी हमारा बॉडी सेगमेंट उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब जो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी, वो एक बेटर इंडिकेटर है रिलेटिव टाइटनेस को फ्लेक्सिबिलिटी के, और जो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है ये सफिशिएंट होती है, ये हमारी रेंज ऑफ मोशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं मेजरिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। अब कहते हैं जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जो मेजर करते हैं वो डिग्रीज में, एनाटॉमिकल मॉड्यूलेशन में ऑल जॉइंट्स जो 0 डिग्रीज में होते हैं, और रेंज जो होती है फ्लेक्शन एट द हिप कंसिडर के उसमें साइज ऑफ एंगल कैसे लेग मूव करेगा 0 एंगल से उसके मैक्सिमम फ्लेक्शन पे, ठीक है। अब जो रेंज ऑफ मोशन है उसको हम गोनियोमीटर जो होता है उसके ज़रिए हम उसको मतलब कि हम मेजर करते हैं। ये हमारे एक गोनियोमीटर है जिसमें इसमें रेंज ऑफ मोशन हम इसको मेजर करते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। मुझे आपको लेक्चर अच्छा लगा हुआ, उस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।